डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई केमिक्स में। आईआईटी 2026 सीरीज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे सभी पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे हमारी 15 मार्क्स यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं प्रोडक्ट टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम यहाँ पे आपको वेटेज बताएं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना चाहिए ब्लॉक केमिस्ट्री को, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सेकंड इसमें ये होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट टेबल कर रखा है तो ब्लॉक केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली आपको करना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, थर्ड आपको करना है केमिकल बॉन्डिंग को, और फोर्थ में आपको प्रायोरिटी देनी है प्रोडक्ट टेबल को। बट हाँ, आपको प्रोडक्ट टेबल को छोड़ के नहीं जाना है। अगर बच्चों को लगता है कि प्रोडक्ट टेबल को स्किप कर दे तो स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट टेबल अच्छे से कर रखी होगी तो ब्लॉक केमिस्ट्री में आपके प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी ही पढ़ते हैं। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से एक तरीके से इंटर लिंक्ड है। अगर आपने प्रोडक्ट टेबल अच्छे से पढ़ा तो ब्लॉक केमिस्ट्री आपको ईजिली उसकी प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल से, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट टू फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टू पी ब्लॉक। देखो प्रोडक्ट टेबल का, लेकिन पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी है। एलिमेंट एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई की एनर्जी दी हुई है और आपको बताना है कि यहाँ पे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और फिफ्थ की क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होता है, आपका की पॉइंट क्या है यहाँ पे। आपको जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सोचते हो कि इसमें हम कैसे देखें, तो आपको क्या करना होता है, आपको बस ये देखना होता है कि कहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी को एक लंबा ब्रेक मिल रहा है। यानी कि आपके कहीं आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 चली आ रही है और अचानक से आप देख रहे हो कि यहाँ पे 7 के बाद लंबा गैप कर रही है और यहाँ पे 79 बना दे रही है। तो यहाँ पे आपको तो सब बराबर दिख रहा है कि हाँ गैप इक्वल है, लेकिन जब आपको यहाँ पे लंबा गैप दिखता है तो यहीं पर आपकी जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी आती है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ आती है कि ये कितने एनर्जी के बाद ये आपका गैप बन रहा है। उसी तरीके आप जब यहाँ पे एक्स में देखोगे तो आपको पहले 6 है, 18 है, 28 है, एक कॉमन वे पे चल रहा है। फिर आप देखोगे कि 28 से एकदम से आपको 120 पे जा रहा है, यानी कि आपको ये 100 से शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो शिफ्टिंग हो रही है ये आयनाइजेशन 3 से 4 के बीच में हो रही है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 3। और जब आप वाई पे देखोगे तो 8.2 है, 16.3 है, 33.5 है, फिर 45.1 है, फिर अचानक से यहाँ पे जा रहा है 166.7, यानी कि यहाँ पे ये 4 to 5 में अपनी गैप को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा एनर्जी 4। तो यहाँ पे आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 3 and 4। बस आपको इतना देखना है कि कहाँ पे वो ज़्यादा गैप क्रिएट कर रहा है, और ये आपका पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है आपका इफ़ एन एलिमेंट विथ जेड इक्वल टू 120। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है जेड इक्वल टू 120, ठीक है, इफ़ यानी कि यदि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने एलिमेंट है टोटल 118 है, लेकिन उसने यहाँ पे 120 बोला है, यानी कि अगर डिस्कवर होता है, अगर इन फ्यूचर कभी हमारा जेड यानी कि 120 एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 120 वो डिस्कवर होता है, देन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट विल बी बिलोंग। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो आपने पीरियोडिक टेबल देखो, ये मान लो आपका एस ग्रुप है, ठीक है, ये आपका पी ग्रुप है और ये आपका डी ग्रुप है, ठीक है, डी ग्रुप। तो आपको पता है जो आपका 118 आता है ये आपका नोबल गैसेस में आता है, और यहाँ पे सबसे लास्ट एलिमेंट होता है 118। और जब आपको पता है नोबल गैस में लास्ट एलिमेंट आ जाता है, फिर वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक में एक ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है। तो आपका 118 यहाँ पे आएगा, फिर 119 आएगा, फिर आएगा आपका 120। तो आपको पता है जो पहली सीरीज होती है ये होती है एल्कली मेटल, और जो होती है ये होती है एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल, तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अगर आपको नॉर्मली इतना पता होगा तो ये आपका करेक्ट होता है।
अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ देखो ये हमको फैमिली दी हुई है, निकोजन फैमिली, कैल्कोजन फैमिली, हेलोजन और नोबेल। हमें उससे लेना देना नहीं, हम इधर के एलिमेंट्स को पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को मोस्टली स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के नाम याद होते हैं, लेकिन ये लास्ट के एलिमेंट है जो कि बहुत रेयर बच्चों को याद होते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिया हुआ टीएस। टीएस आपका कौन सा होता है? टेंसियन, जिसका होता है 1117 एटॉमिक नंबर। फिर आपका ओजी है, ओजी होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसका होता है 118। एलवी है आपका लिवरमोरियम, इसका आपका एटॉमिक नंबर होता है 116। फिर एमसी है, इसका आपका एटॉमिक नंबर होता है 115। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पे 118 दिखा, और 118 दिखते ही आपको पता चले कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमारा जो 11 होता है 118 होता है, ये हमारा होता है नोबल गैस में, यानी कि पी ब्लॉक में। एक मिनट, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डी का ऑप्शन तो सेकंड होगा। अब एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं हम। तो फर्स्ट में आप देखोगे डी का ऑप्शन क्या है? थर्ड, पहला एलिमिनेट। फिर डी का ऑप्शन क्या है? यहाँ पे 1, बी भी एलिमिनेट। अब सी और डी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 118 हो गया, 117। 118 के पहले क्या आता है? 117 आपका, यानी कि आपका यहाँ पे होगा आपका नोबल गैस। उसके पहले आपका कौन सा आएगा वो देखो। तो उसके बाद पहले आपका आता है यहाँ पे वो, एक मिनट, नोबल गैस। नोबल गैस के पहले आपका क्या आता है? हेलोजन फैमिली आती है, हेलोजन फैमिली। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे 117 हेलोजन, यानी कि आपका सी का भी 1 हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट गलत हो गया और ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होता है। तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है वेस्पर थ्योरी पे। और अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इसका सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा है। मैंने इन सभी चैप्टर्स के सेपरेट PYQs के क्वेश्चन चैप्टर बना रखे, जिसमें मैंने आपको सारे PYQs कंप्लीट करवाए। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको केवल क्वेश्चन नहीं करवाए, इसकी थ्योरी को भी समझाया। तो आप जैसे वेस्पर थ्योरी है, MOT, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। और पहला क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी व्हाट आर द मोस्ट स्टेबल शेप ऑफ XeF4 एंड SF4। तो देखो XeF4 आपका यहाँ पे क्या है? XeF4 जब आपका जिनॉन आता है तो जिनॉन क्या होता है आपका? यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 8 बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने फ्लोरीन है? 4। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से हमारे कंप्लीट PYQs वाले चैप्टर्स में करवा रखा है, जहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग के PYQ करवाएं। तो वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे वेस्पर थ्योरी, MOT सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसको कम टाइम पे और ज़्यादा इफेक्टिवली आपको समझाना है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगी, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैंने नहीं बताया वो मैं आपको अच्छे से बता दूँगी। तो आप जाके एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपके पूछा गया है वेस्पर थ्योरी पे बात हो रही है यहाँ पे आपके शेप की। और जब बात शेप की होती है तो यहाँ पे हम लोग लोन पेयर को कंसाइडर नहीं करते हैं। ज्योमेट्री में लोन पेयर को कंसाइडर करते हैं, शेप में लोन पेयर को कंसाइडर नहीं करेंगे, और ज्योमेट्री में आपका लोन पेयर को कंसाइडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे बॉन्ड पेयर देखेंगे तो आपका क्या बनाता है? यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? SeF4 स्क्वायर प्लेनर, यानी कि बोथ स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। बी स्क्वायर प्लेनर ठीक है, सी सीसॉ गलत, डी सीसॉ गलत। अब हमको देखना है SF4 जो आपका सल्फर होता है यहाँ पे, ये कितने बॉन्ड बनाता है? 6 बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम जब इसको देखते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है ऐसी सीसॉ। 1 2 3 4 5 sp3d सीसॉ बनाता है, यानी कि हमारा यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट N2CONO+। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है N2CONO+ का। हम पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो बात हो रही है यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की और आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से हमें समझ आया कि हमें क्या करना है, हमें इसके पहले एक इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं। तो देखो N2 कितना होता है? एक N का होता है 7, 2 का होगा आपका 14। C एक कार्बन का होता है आपका यहाँ पे 6, ऑक्सीजन का कितना होगा? 8, ऐड करेंगे तो आएगा 14। NO+ नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, और एक उस पर प्लस चार्ज है यानी कि कम हुआ, तो फिर आपका कितना होगा? फिर से 7, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14।
यानी कि इन सब के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, की पॉइंट फॉर यू, जैसे आप लोग BH2 डाल के एक अलग कॉपी में लिख लीजिए, अगर सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि सेम आपके इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है, यानी कि उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। तो देयर आर नाइदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, गलत। देयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर, नहीं, सेम होता है। दिस आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, गलत। दिस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव आइडेंटिकल बॉर्डर ऑर्डर, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO2। तो लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर को आपको डॉट से, उसके आपको डॉट से एक एक बॉन्ड को बताना होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वो आपको डॉट से बताना होता है। तो नाइट्रोजन होता है आपका, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है। तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है यहाँ पे हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, 5 नहीं बना पाता है। ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, वो भी आपके बॉन्ड कंप्लीट करता है, और फ्लोरीन यहाँ पे आपका पूरे यहाँ पे आपके 8 बॉन्ड कंप्लीट करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है जब आप उसका बॉन्ड बनाएंगे, जब उस पर आप डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है ब्लॉक केमिस्ट्री। सो ब्लॉक केमिस्ट्री को आप लोग अच्छे से करिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फॉर योर एग्जाम पर्पस, और इसमें डी एंड एफ ब्लॉक तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके सिलेबस में वैसे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक हट चुका है, लेकिन आपको लास्ट टाइम एस एंड पी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको एस और पी ब्लॉक के भी क्वेश्चन को कंसिडर किया है। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो मैं आपको एस एंड पी ब्लॉक के वन शॉट्स प्रोवाइड करवा दूंगी अगर आपको रिविजन करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये आपका एस ब्लॉक का क्वेश्चन है और ये आपको रिसेंटली पूछा गया है 2025 में। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ZnO एंड CaO। देखो, तो इसके पहले हमको सबसे पहले जान लेना मेटल ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक, आपने पीएच लेवल पढ़ा होगा ना, बेसिक टू एसिडिक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एम्फोटेरिक, देन हम देखते हैं एसिडिक। ओके, जो हमारे बेसिक होते हैं एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3। जो हमारे एसिडिक होते हैं वो होते हैं 5 6 7। जो आपके 4 होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक। बट कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि 3 एंड 5 भी आपके एम्फोटेरिक में आ जाते हैं, यानी कि 3 ऑक्सीडेशन और 5 ऑक्सीडेशन भी एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एम्फोटेरिक एलिमेंट है जो आपको याद कर लेने हैं, इम्पॉर्टेंट है आपको पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। सबसे पहले Zn, Al, Be, Ga, Pb, Sn, Sb3+ एंड As3+। इसका मतलब क्या है, Sb3+ यानी कि Sp पे आपको 3 ऑक्सीडेशन 3+ दिखे, यानी कि उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ दिखता है, तो वो आपका एम्फोटेरिक एलिमेंट ही होगा। आपको आंख बंद करके वहाँ पे ये लगा के आना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ZnO और CaO। तो ZnO तो आपको अगर ये सीरीज याद होगी तो आपको देख के पता चल गया, अगर Zn है यानी कि वो हमारा एम्फोटेरिक है, यानी कि पहला तो हमारा Zn एम्फोटेरिक हो गया। बोथ एम्फोटेरिक हो सकता है भाई, ZnO बेसिक गलत, ZnO एसिडिक गलत, एम्फोटेरिक। अब CaO देखते हैं, तो CaO आप देखोगे तो इस पर +2 चार्ज आएगा। एक मिनट, CaO ऑक्सीजन हटेगा तो आपका +2 चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, बेसिक हुआ। तो हमारा जो CaO होता है वो होता है यहाँ पे बेसिक, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको ये भी नहीं आपको समझ आता है वहाँ पे कि हमें मेटल ऑक्साइड नहीं आते, तो आप सबसे पहले देखोगे कि कैल्शियम किस पे आता है, आपका एस ब्लॉक पे, एस ब्लॉक पे आता है। और एस ब्लॉक हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है, क्योंकि एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक जाते हैं तो हमारी बेसिक कम होता है और एसिडिटी ऐसे आपका बढ़ता है। ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। सबसे सिंपल यहाँ पे ये आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ओके, तो पी ब्लॉक में आपको यहाँ पे ऑक्सी एसिड पूछे गए हैं, ऑक्सी एसिड में हमारा फास्फोरस के ऑक्सी एसिड पूछे गए, तो हमें एक कॉमन स्ट्रक्चर जो आपको पता होना चाहिए हम वो बना लेते हैं।
यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। पहला क्या है हमारा H3PO3, H3PO2, ठीक है। H3PO2 है यानी कि हमारे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। एक फास्फोरस लग गया, 2 ऑक्सीजन लग गए, तो हमारे बाकी के 2 जो बचे हाइड्रोजन वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एक OH है यानी कि हमारा यहाँ पे ये मोनोबेसिक है। अगर OH हमारा एक है तो ये मोनोबेसिक है, 2 हुआ तो डाइबेसिक हुआ, 3 हुआ तो ट्राइबेसिक हुआ। तो यहाँ पे कितना OH है, एक OH है, यानी कि हमारा H3PO2 ट्राइबेसिक है, यानी कि गलत यानी कि इसने नॉट करेक्ट ही पूछा था, यानी कि हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब हम बाकी की भी चेक कर लेते हैं साथ में। H3PO4 है, H3PO4 है, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। एक फास्फोरस लग गया, 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लग गए, यानी कि बचे हुए 2 यहाँ लगेंगे। एक हाइड्रोजन लग गया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। अभी हमारे कितने OH है, 3 है, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, ट्राइबेसिक। तो क्या बोला है, H3PO3 ट्राइबेसिक, यानी कि ये सही है हमारा, ठीक है। इसका मतलब ये सही है, उसने नॉट करेक्ट पूछा तो यानी कि ऑप्शन गलत है। अब सेकंड पूछा मोनोबेसिक H3PO2, तो अभी हमने ऊपर किया था, ये मोनोबेसिक होता है। फिर आता है हमारा H3PO3, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग करिए फटाफट और देखिए कि मेरे से मैच हो रहा है कि नहीं। तो देखिए H3P, एक मिनट, हाँ एक मिनट, H3PO3 एक हाइड्रोजन है, ठीक है। फास्फोरस एक है, 2 ऑक्सीजन लग गए, यानी कि एक ऑक्सीजन बचा, 2 OH बचे, यहाँ पे 2 OH है, यानी कि हमारा डाइबेसिक, यानी कि वो भी आपका गलत होता है यहाँ पे। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोग खुद भी ट्राई करिए। इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसको कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। फर्स्टली आप खुद से सॉल्व करिए, फिर आप यहाँ पे आके सोल्यूशन वीडियो को देखिए। फिर आता है आपका 9th क्वेश्चन, अमंग द लैंथेनाइट U, TB, ER, DY विच वन ऑफ द रेडली फॉर्म स्टेबल डाइवेलेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता दूँ मैं, जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये इंक्रीज करती है अलॉन्ग द सीरीज़, मतलब सीरीज़ के अलॉन्ग हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। और आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1 अपॉन स्टेबिलिटी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये स्टेबिलिटी के, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे एफ ब्लॉक को, ठीक है। हमें कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, EU है, EU है, TB, ER, DY, EU, TB, DY और ER है, यही है, हाँ, ठीक है। अब हमारा क्या है, इधर की ओर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो आपकी उसके उल्टी है, यानी कि अपोजिट में है इसकी स्टेबिलिटी। अब देखो हमारी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, यहाँ पे U की है, उसके बाद यहाँ पे हमारी TB है, फिर DY है, फिर आपका ER, यानी कि सबसे आयनाइजेशन एनर्जी आपकी किसकी ज़्यादा है, ER की, फिर उसके बाद DY की, फिर TB, फिर EU। ये हमारे अपोजिट होगा 1 अपॉन स्टेबिलिटी की, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी EU की, फिर TB, फिर DY एंड ER। तो यहाँ से हमारा EU सबसे ज़्यादा अच्छा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे EU हमारा डाइवेलेंट अच्छा बनाएगा, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होता है। अब आता है आपका 10th क्वेश्चन, और यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हो और आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे मिलती रहेगी। तो पूछा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टेट्राहेड्रल मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक आयन, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले टेट्राहेड्रल मैग्नेटिक एंड परमैग्नेटिक बना लेते हैं, मैग्नेट एंड परमैग्नेट, ठीक है। तो जो आपका मैग्नेट होता है ये होता है आपका MnO4 2-, जो पर मैग्नेट होता है ये होता है MnO4-। मैग्नेट का आपका स्ट्रक्चर होता है MnO, और पर मैग्नेट का इसके आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। कुछ कॉमन स्ट्रक्चर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, जो आपको अच्छे से पढ़ लेने, जैसे मैग्नेट, उसके बाद K2Cr2O7, FeO3, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपको होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैग्नेट का होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का +6 और पर मैग्नेट का होता है +7। जो आपका मैग्नेट आयन होता है ये होता है ग्रीन कलर का, और पर मैग्नेट आयन होता है पर्पल कलर का। देखो कलर लिखा है उस पर जाना, इसके रंग पे मत जाना कि ग्रीन लिखा है तो दोनों ही ग्रीन होगा, ओके।
और जो आपका मैग्नेट होता है ये होता है पैरामैग्नेट, और जो आपका पर मैग्नेट होता है ये होता है डायमैग्नेट। तो अब यहाँ से हम ऑप्शन देखना शुरू करते हैं। पैरामैग्नेट इज़ पर्पल एंड पैरामैग्नेटिक, नो ये तो ग्रीन है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। मैग्नेट इज़ ग्रीन कलर, ओके, एंड पैरामैग्नेटिक, यस ऑप्शन बी आर करेक्ट। पैरामैग्नेट इज़ ग्रीन, ठीक है, डायमैग्नेटिक गलत। मैग्नेट इज़ पर्पल एंड पैरामैग्नेटिक, नो नो नो, डायमैग्नेटिक यानी कि गलत। आपको बस इतना पता होना चाहिए इसका डिफरेंस, और आपका ये क्वेश्चन देखो आराम से 2 to 3 सेकंड में कंप्लीट होने वाला है, यानी कि +4 मार्क्स आपके पक्के हैं। नेक्स्ट है आपका द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Mn4n। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंपाउंड ये कंपाउंड होते हैं, इसमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो इंडस्ट्रियल कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और ये हमारे कौन कौन से होते हैं कंपाउंड, कौन कौन से होते हैं? Mn4n, TiC, TiH1.7, Fe3H, BHO.5 etc। ये हमारे जो कंपाउंड होते हैं ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड होते हैं। जो इंडस्ट्रियल कंपाउंड होते हैं उनकी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसमें मैग्नेटिक पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है Mn4n, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपको इससे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि आपको बहुत अच्छे से करके जाना है और इसके आपको एक एक PYQs को कंप्लीट करना है। पहला है द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड एब्जॉर्ब इन द अल्ट्रावायलेट विजुअल रीजन ऑफ लाइट, विच वन ऑफ द शो वॉलेट कलर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वॉलेट कलर कौन सा शो कर रहा है, तो आप जब देखोगे अपनी NCERT को तो वो कुछ चैप्टर्स की NCERT आपको अच्छे से करके जानी है। तो सबसे पहले आप NCERT में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखता है वॉलेट ऑफ द लाइट इज ऑब्जर्व, और वो कलर ऑफ द ऑब्जर्व लाइट, एंड यहाँ पे जो आपका कलर उसके बाद आपका इंटी हो रहा है। तो COCl N3NS3 5, ये आपका येलो से हो रहा है वॉलेट कलर, क्या हो रहा है येलो से वॉलेट कलर हो रहा है। यहाँ पे देखो येलो से हो रहा है वॉलेट कलर, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया वॉलेट कलर हो रहा है आपका, तो COCl N3H5 2+, ये आपका येलो से वॉलेट कलर में चेंज हो जा रहा है, यानी कि आपकी लाइट को ऑब्जर्व करके ये येलो कलर बना रहा है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, फॉर द कलरलेस पॉइंट कलरलेस कॉम्प्लेक्स MnS2O होल 6n+, वेयर M इज 3D, ठीक है, ट्रांजिशन मैटर द करेक्ट ग्राउंड स्टेट। देखो इतना सब कुछ दिया आपको नहीं देखना। देखो अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 2 चीज़ पता है कि यहाँ पे उसने डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोला है, यानी कि DD ट्रांजिशन। अगर DD ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, अगर DD ट्रांजिशन हो रहा है तो ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कलर बनेगा, ठीक है। अगर DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो ये आपका कलर लेस बनेगा। अब DD ट्रांजिशन कब नहीं होगा, जब उसके पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे वो जंप नहीं कर पाएंगे, तो हमारे यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं होगा। अब D में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 10 होते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 6 है इसमें 4 है, यानी कि आप जब इसको ऐड करोगे तो कितना बन गया आपका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मैंने 1 2 1 2 एक साथ भर दिया, आपको ऐसे नहीं भरना है, ठीक है। एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ, हमको वैसे फिल नहीं तो बच्चे भी कहेंगे कि नहीं मैम ने तो ऐसे भरा है, मैं भी ऐसे ही भर के आऊँगा, फिर वो गलत कराएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जंप नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा DD ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी कि पहला ही कंपाउंड हमारा कलरलेस होगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ से कलर सही होता है। अगर हम B को चेक करते हैं, 1 2 3 4 6 + 2 कितना होगा आपका 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के उसमें जंप कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, एक बार में ये दोनों साथ में आ जाएंगे, एक खाली कर देंगे, या फिर ये इधर जंप कर सकते हैं। यानी कि इसमें यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, डी ट्रांजिशन होगा, यानी कि ये कलर बनाएगा। तो यानी कि बी हमारे यहाँ पे कलर्ड होगा, यानी कि यहाँ से ऑप्शन बी गलत होगा। उसी तरीके सी में देखोगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो और अच्छी जंपिंग करेगा, यानी कि और अच्छा कलर बनेगा। और डी देखोगे तो इसमें भी 6 है, यानी कि कंप्लीट फील्ड नहीं होगा, इसमें भी डी ट्रांजिशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे दिया है NiCO4। NiCO4 सबसे पहले यहाँ पे उसने बोला डायमैग्नेटिक है, क्यों है। तो हम ऑप्शन नहीं देखते, हम पहले खुद में देखते हैं कि इसमें हम क्या देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले दिखा कि Ni है जो हमारा, ये हमारा सी में है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। जो हमारा CO है ये लिगेंड है हमारा। अभी हमारा कौन सा लिगेंड है, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है। अगर ये लिगेंड हमारा न्यूट्रल है, बाहर हमारा कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा जो पूरा ओवरऑल कंपाउंड हुआ वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया, ठीक है। अब हमारा पूरा कंपाउंड न्यूट्रल हो गया तो Ni पे हमारी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, तो Ni का हम नॉर्मली ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ऑर्गन 3D8 4s2। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 3D8 है, यानी कि डी पे आपके 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 बचे। एस पे आपके कितने, 2 1 2। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका CO होता है ये न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन जो आपका ये लिगेंड है ये है SFL, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ही जंपिंग करा सकते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को आपको पेयरिंग कराते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये S इलेक्ट्रॉन को भी D में ला देते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन भी आपका D में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका S ब्लॉक है वो पूरा खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा आपका sp3, और यहाँ पे D हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जब D कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हमारा पूरा डायमैग्नेटिक बनाएगा। तो डायमैग्नेटिक हमारा क्यों होगा, यहाँ पे Ni हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल, तो Ni का हमारा 3D ऑर्बिटल फिल हो जाता है, इसलिए हमारा पूरा डायमैग्नेटिक बनाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट होता है। वैसे आपका ऑप्शन ए भी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछेगा तो ऑप्शन डी आपको करके आना है, नहीं तो आपको CO में भी स्ट्रॉन्ग SFL लिगेंड है। नेक्स्ट आता है और एंड द लास्ट आपका ये टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, तो है हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द स्क्वायर प्लेनर PD। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है आपका आइसोमेरिज्म का, और इसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है। तो देखो इसमें डाउट नहीं करना है, सिंपली आपको दिया है, कैसे दिया हुआ है, Ma ये मैं हमारा मेटल है, ये मान लो A है, ये B है, C है, D है, MABCD ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। ठीक, अब क्या, अभी तक आपको PICL BR बहुत टफ लग रहा था, नहीं ABCD आपको सिंपल लगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर बना के देख लेते। तो उसने बोला हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर M। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने A को यहाँ पे एक जगह फिट कर दिया, मतलब मैं A को नहीं हटाएगा। अब मैं क्या करेगा, B को यहाँ पे लगाएगा, फिर एक के 180 डिग्री पे मैं C लगाएगा, और फिर D को लगाएगा। फिर क्या करेंगे, हम A को फिक्स रखते हैं, अब कई बार हम B को 180 डिग्री पे लगाते हैं और CD को 90 पे। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम A को एक जगह रख के अब क्या करेंगे, हम D को 180 डिग्री पे लगा देंगे, और C और B हमारे 90 पे आएंगे। अब देखो इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, हमारा कोई भी स्ट्रक्चर आप सोच लो, इसके अलावा हमारा और कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे कितने आपके हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए, तो आपके यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है।